हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ लैंडमार्क्स देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग देखते हैं कि एटम जो है हमारा एटम के बारे में जो सबसे पहली बात जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, हम लोग कणा से बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ डाल्टन से ही बात करेंगे। डाल्टन के पहले की बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, डाल्टन से बात कर रहे हैं। मेनली एटम के बारे में सबसे पहली बात जो की थी वो डाल्टन ने की थी। डाल्टन के पहले भी बहुत से लोगों ने बात की थी, लेकिन हम लोग शुरू डाल्टन से कर रहे हैं। डाल्टन ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो एटम जो होता है ये एक हार्ड सॉलिड स्फेयर होता है, सॉलिड स्फेयर होता है जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः तोड़ा नहीं जा सकता है। ये डाल्टन ने कहा था एटम के बारे में। डाल्टन ने एटम के बारे में कहा था कि हार्ड सॉलिड स्फेयर होता है जिसे फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। मतलब ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का जो नॉन डिविजिबल होता है, जिसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब नॉन डिविजिबल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल होगा किसी भी सब्सटेंस का। अब एटम जो था ये आया था, एक ग्रीक वर्ड था एटोमियो, एक ग्रीक वर्ड था एटोमियो, जिससे एटम आया था, जिससे एटम वर्ड आया था। इसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल या अनकटेबल, जिसे फर्दर तोड़ा या काटा ना जा सके। ये एटमियो का मतलब होता था, जिससे एटम आया हुआ। और एटम के बारे में डाल्टन ने यह कहा कि ये हार्ड सॉलिड स्फेयर है। लेकिन जब और साइंस आगे बढ़ी और एक्सपेरिमेंट होने लगे तो ये एटम डिविजिबल हो गया। अब एटम जो था ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिविजिबल हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिविजिबल हो गया। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ये बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे हैं, लगभग 50 से ज्यादा हैं, 50 से ज्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जब हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट में फंडामेंटल पार्टिकल्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें 15 से ज्यादा हम लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की थी। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स काफी हैं जिनके बारे में बात हो चुकी है या आप जानते भी होंगे। लेकिन मेनली इस चैप्टर में जिन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हम लोग करेंगे वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया एटम, तब फिर एटॉमिक मॉडल्स बनने लगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। एटॉमिक मॉडल बनने लगे। एटॉमिक मॉडल में काफी मॉडल आए। थॉमसन का मॉडल आया, थॉमसन ने कहा कि भाई पॉजिटिव स्फीयर होता है। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की बात की। इसके बाद बोहर आए, बोहर ने कॉन्फ़िगरेशन की बात की। फिर श्रोडिंगर आए, श्रोडिंगर ने कहा सब मिथ्या है। बात अब वेव की होने लगी। तो ये सब बातें हम लोग आगे करेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये आए कैसे, ये एटम डिवाइड कैसे हुआ, एटम को तोड़ा कैसे गया, इसके लिए कौन से एक्सपेरिमेंट हुए और क्या बातें हुई। अब देखिए, एटम के डिवाइड का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको सीखने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग सीख लेते हैं जिनकी जरूरत हमको पड़ेगी। इसमें एक टर्म होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंट मटेरियल की बात बहुत होती है। जैसे CFL पहले चलता था तो कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता था वो। तो फ्लोरोसेंस की बात आएगी, फ्लोरोसेंट मटेरियल की बात आएगी। तो ये आप यहां से सीख लीजिए कि फ्लोरोसेंस होता क्या है। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है कि जब कोई एनर्जेटिक लाइट किसी पार्टिकल पर पड़े और वो पार्टिकल ग्लो कर जाए,
वो पार्टिकल ग्लो करता है, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है इसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। उसके ग्लो करने की जो टेंडेंसी होती है इसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। अब वो पार्टिकल जो होता है फ्लोरोसेंट पार्टिकल्स कहलाता, फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाता। जो मटेरियल ग्लो करता है, एनर्जेटिक लाइट के पड़ने से जो मटेरियल ग्लो कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है तो फ्लोरोसेंस कहलाएगी, और जो वो मटेरियल है फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाएगा। तो टेंडेंसी ग्लो करने की, जब उस पर कोई लाइट रेज पड़ रही है। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने की ये होती है कि ये जो ग्लो करता है, जो पार्टिकल्स ग्लो करता है, वो किसी अलग ही वेवलेंथ से ग्लो करता है। जो लाइट रेज उस पर पड़ती हैं उनकी वेवलेंथ से इतर किसी वेवलेंथ से वो ग्लो करता है। इसमें क्या फायदा होता है? इसमें यह फायदा होता है कि जो फ्लोरोसेंट मटेरियल होते हैं, फ्लोरोसेंट मटेरियल से हम लोग इनविजिबल लाइट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जिन लाइट रेज को हम देख नहीं सकते, उन लाइट रेज को हम फ्लोरोसेंट मटेरियल से डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी जानकारी हमें मिल सकती है। जब इनविजिबल लाइट रेज भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे पड़ेंगी तो फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर जाएगा, चमक जाएगा। तो फ्लोरोसेंस की बात आप समझ जाए कि मतलब ऐसे मटेरियल होते हैं जिस पर कोई लाइट रेज पड़ेगी तो वो ग्लो करेंगे, और वो जो जिस वेवलेंथ से ग्लो करेंगे वो लाइट रेज की वेवलेंथ से इतर वेवलेंथ होगी। और फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होंगे वो इनविजिबल लाइट रेज अगर उस पर पड़ेगी तब भी ग्लो करेंगे। इनविजिबल लाइट रेज का मतलब जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं या कैथोड रेज हैं, ये भी अगर किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे पड़ेंगी तो ग्लो कर जाएंगे। दूसरी बात जो आपको देखनी है, फास्फोरेसेंस भी एक फास्फोरेसेंस भी आप यहां पर जान लीजिए थोड़ी सी। तो फास्फोरेसेंस ये लेट फ्लोरोसेंस है, मतलब अगर किसी मटेरियल पे कोई लाइट रेज पड़ रही है, वो ग्लो कर रहा है, तो फ्लोरोसेंस तो शो कर रहा है, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल है। लेकिन अगर लाइट कट हो जाए तब भी वो ग्लो करे तो उसे कहेंगे फास्फोरेसेंस। मतलब अगर किसी मटेरियल पे लाइट रेज पड़े तो वो ग्लो कर रहा है, लेकिन लाइट रेज जब आप कट कर दें, लाइट का सोर्स आप कट कर दें, उस पर लाइट नहीं पड़ रही, तब भी वो कुछ देर तक ग्लो करे। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये कहलाती है फास्फोरोसेंस। तो फास्फोरेसेंस में क्या होगा कि जो लाइट है, जो लाइट वेव पड़ रही है, उस पे लाइट रेज पड़ रही है, उससे कुछ एनर्जी वो कलेक्ट कर लेगा, और उस एनर्जी को जो कलेक्ट करेगा उससे वो थोड़ी देर बाद तक भी ग्लो करता है। तो फास्फोरेसेंस से ही फास्फोरस का नाम पड़ा। फास्फोरस जो है इसका नाम इस फास्फोरेसेंस से ही पड़ा है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि ये फास्फोरस का नाम तो फास्फोरेसेंस से पड़ा है, लेकिन ये फास्फोरेसेंस शो नहीं करता। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस का नाम तो फास्फोरेसेंस से पड़ा है, लेकिन ये फास्फोरेसेंस शो नहीं करता। आगे एक चीज और आप जान लीजिएगा, केमी ल्यूमिनेसेंस। केमिल्यूमिनेसेंस की भी बात यहां पर कर लीजिए। तो केमिल्यूमिनेसेंस का मतलब वे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ अगर रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन के बाद लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो वो केमिल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। अब केमिल्यूमिनेसेंस में आप जानिए हीट का प्रोडक्शन नहीं होता, हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, केमिकल रिएक्शन होता है किसी सब्सटेंस में, तो वो सब्सटेंस की जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में इमिट होती है, हीट के फॉर्म में नहीं। तो वहां हीट नहीं प्रोड्यूस होती है, वो अपनी एनर्जी को, जब सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद अपनी एनर्जी को लाइट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो वह सब्सटेंस केमिल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस कहलाता है, केमिल्यूमिनेसेंस की बात करता है। अब बायोकेमिल्यूमिनेसेंस की भी बात होती है, जैसे जुगनू आप जानते हैं, तो जुगनू में जो चमक होती है उसके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वहां जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में ग्लो होती है। तो ये बायोकेमिल्यूमिनेसेंस की बात होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब पढ़ेंगे तो ये बात आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि
कैथोड रेज की बात करते हैं। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रे की बात करते हैं। कैथोड रे की बात करने से पहले हम लोग उस समय की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं जिस समय इस कैथोड रे की बात हो रही थी। 19th सेंचुरी की शुरुआत थी, कैथोड रेज की बात हो रही थी। उस समय तक क्या हुआ था कि जनरेटर और डायनमो का इन्वेंशन हो चुका था। जनरेटर और डायनमो बनाए जा चुके थे। जनरेटर और डायनमो बनाए जा चुके थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, हाई वोल्टेज आप जनरेट कर सकते हो। उससे पहले आप विद्युत सेल से, इलेक्ट्रिक सेल से उतना ज्यादा वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब डायनमो का इन्वेंशन हो गया, जनरेटर आ गया, तो आप हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो। एक बात ये आ गई। दूसरी बात, उस समय तक ये बात आ गई थी कि जो सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब चार्ज की बात हो चुकी थी, चार्ज डिस्कवर हो चुका था, और ये कहा जाने लगा था कि सेम नेचर के चार्ज, जो पॉजिटिव नेचर के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों, यहीं से कहानी आगे बढ़ी। अब क्या हुआ कि कुछ बातें कहने जाने लगी इंसुलेटर की। अचालक की। अब यह कहा जाने लगा कि एयर जो था, वहां इस समय यह कहा जाता कि एयर जो है, एयर इंसुलेटर है, कॉमन इंसुलेटर है। अब एयर जब इंसुलेटर है तो इससे इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो भी नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं इससे। तो क्योंकि उस समय तक जनरेटर और डायनमो का इन्वेंशन हो चुका था, तो जिज्ञासा ये हुई कि क्या वास्तव में इससे नहीं जाएगी? हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दें, वोल्टेज प्रोड्यूस कर दें, फिर देखें कि इससे कुछ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसी जो कहानी थी, इसी कहानी से हम लोगों को कैथोड रेज मिल गई, और इसी कहानी से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। देखते हैं इस कहानी को। अब यह कहा जाने लगा कि जो सबसे कॉमन इंसुलेटर है वो एयर, और एयर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होती है। अब यह कहा जाने लगा कि इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम लोग करेंगे, चाहे हमको कितना भी पोटेंशियल ना लगाना पड़े। तो एक हाई पोटेंशियल और हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया एक विशेष तरह की ट्यूब में। इस बात को, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने एयर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक एक्सपेरिमेंट किया, एक विशेष तरह की स्पेशल ट्यूब में, जिसे क्रुक्स ट्यूब कहते हैं। और वोल्टेज इन्होंने लिया 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लिया, और जो प्रेशर बहुत कम कर दिया, इन्होंने 10⁻³ का प्रेशर लिया, mm का प्रेशर लिया, और वोल्टेज 10,000 का वोल्ट ले लिया इन्होंने। और एक विशेष तरह की ट्यूब इन्होंने ली थी जिसे क्रुक्स ट्यूब कहते हैं, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात की थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की रीडिंग की थी। तो देखते हैं। तो एक क्रुक्स ट्यूब थी इनके पास, एक क्रुक्स ट्यूब थी, और एकदम लो पोटेंशियल की बात इन्होंने की थी। तो प्रेशर जो इन्होंने लिया था 10⁻³ mm, वैक्यूम पंप था ये, जिससे इन्होंने प्रेशर कम किया था। और 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, इसे कैथोड मान लीजिए, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। और एक और इलेक्ट्रोड लिया था जिसे छिद्र युक्त लिया गया था, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड बोलते हैं। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें छिद्र हो, होल हो। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल था जिसे एनोड बोला गया था। और यहां पर इसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया था।
हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया था, 10,000 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया गया था। और जो ये हमारी ट्यूब है, इसकी सरफेस पे फ्लोरोसेंट मटेरियल का पॉलिश कर दी गई थी, फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया गया था इसकी सरफेस पे। अब फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया गया था। अब आपको समझ में आना चाहिए, फ्लोरोसेंस की बात हम लोग कर चुके हैं इसके पहले, फ्लोरोसेंस की बात कर चुके हैं। फ्लोरोसेंस में हम लोगों ने कहा था कि इनविजिबल जो लाइट रेज होती हैं वो भी अगर फ्लोरोसेंट मटेरियल पे पड़ेंगी तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होगा वो ग्लो कर जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी तरह की लाइट जो हम देख ना पाए, वो भी कोई भी लाइट अगर की हरकत यहां होगी, किसी भी रेज की हरकत होगी, तो ये मटेरियल ग्लो कर जाएगा। और यहां पर ये परफ्यूरेटेड इसलिए बनाई गई थी कि ये यहां चली जाए, इस मटेरियल से टकरा जाए। अब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया इसमें, तो देखा गया कि एक रेज जो है वो आती है निगेटिव टर्मिनल से, कैथोड से आती है और यहां पर ग्लो करती है। जब इस पे स्पार्क हुआ होगा, ग्लो हुआ होगा, तो ये ग्लो कर गया। तो ये देखा गया कि इनविजिबल रेज थी, कैथोड रेज थी, इनविजिबल रेज थी। एनोड पर जो लगा हुआ था फ्लोरोसेंट मटेरियल, उस पर जब वो पड़ी होगी तब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर गया होगा। इसका मतलब कोई रेज आई है। अब इधर आई है, इसका मतलब जनरेट कहां से हुई होगी? निगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से ये रेज जनरेट हुई और ये एनोड रेज के पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकरा के ग्लो की। तो जैसे ही ग्लो हुआ तैसे ही मालूम हुआ होगा लोगों को कि कोई रेज आई है। और ये रेज कहां से आई थी? कैथोड से आई थी, इसीलिए इस रेज को कहा गया कैथोड रेज। अब ये रेज जो थी, जो निगेटिव कैथोड से चलकर एनोड की तरफ गई थी, इस रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, तो ये रेज के रूप में दिख रहे थे, रे के रूप में दिख रहे थे, इसलिए इसे कैथोड रे का नाम दिया गया था। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी का अध्ययन किया गया। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन किया गया, प्रॉपर्टी जानी गई, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती। अब जब ये मालूम हो गया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गया भाई, एक जो रेज थी, जो एक इलेक्ट्रिक रेज थी, वो जनरेट हुई है, वो कैथोड से चली है, एनोड की तरफ चली है, तो उसका नाम दिया गया कैथोड रेज। और ये कहां से मालूम हुआ है? फ्लोरोसेंट मटेरियल ने। इनविजिबल रेज थी, देख नहीं सकते थे आप, लेकिन जैसे ही इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल पर ये पड़ी होगी तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या हो गया? ग्लो कर गया होगा। तो तुरंत ये मालूम हुआ कि कुछ हुआ है, कोई रेज आई है। ये आई कहां से? कैथोड से, इसलिए इस रेज का नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब कैथोड रेज जब इन्वेंट हो गई, कैथोड रेज की बात जब हो गई, ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गई, एयर में लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गई। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो गई तो एक रेज मिली, उस रेज का नाम कहा गया कैथोड रेज थी। तो इस कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, पहली प्रॉपर्टी। ये कैसे मालूम हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं? अब क्या हुआ होगा कि इसमें किसी मेटालिक सब्सटेंस को रख दिया गया, इस ट्यूब में किसी मेटालिक सब्सटेंस को रख दिया गया होगा। अब मेटालिक सब्सटेंस की शैडो बन गई। जब मेटालिक सब्सटेंस की शैडो बन गई, इसका मतलब ये जो रेज थी ये इधर उधर से तो गई नहीं, वो सीधे सीधे गई होगी तो फिर रुक गई होगी।
इसीलिए शैडो बनी। अगर ये सीधी ना जाती तो वो बेंड होके चली जाती। तो यहां से ये मालूम हुआ कि जो ये कैथोड रे हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पहली बात कैसे मालूम हुआ कि इनका जो रास्ता था, इनके वे में एक मेटालिक सब्सटेंस रखा गया, तो फिर उसकी शैडो जनरेट हुई, जिससे ये रिजल्ट निकला कि ये जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा ये हुआ कि जब लाइट पैडल व्हील रखा गया इनके वे में, तो वो मोशन करने लगा। लाइट पैडल व्हील मोशन करने लगा, और लाइट पैडल व्हील मोशन करने लगा तो ये रिजल्ट निकाला गया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मतलब जो कैथोड रेज होती हैं ये काइनेटिक एनर्जी शो करती हैं, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए मास होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी अगर है किसी रेज में तो मतलब उस रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास भी होगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो यहीं से ये भी मालूम हो गया कि कैथोड रेज का पार्टिकल है उसका अपना मास भी होगा। तीसरी बात जो आई वो ये आई कि जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में के बीच से ट्रेवल कराया गया, तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब यह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये अपने जो मार्ग था उससे डिफ्लेक्ट हो गई। ये जो इनका वे था उस वे से डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट किस तरफ हुई? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हुई। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना था इलेक्ट्रिक फील्ड का उस तरफ ये डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि इसका नेचर जो है इस पे चार्ज होता है। पहली बात तो ये आया कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो गई, तो मतलब होता है कि इसमें चार्ज होता है, ये चार्ज रखती हैं। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गई। जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या था कि इनके पास चार्ज है तभी ना डिफ्लेक्ट हो रही हैं। और ये चार्ज कैसा होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ये चार्ज था नेगेटिव। तो जो ये कैथोड रेज थी इनके जो पार्टिकल्स थे इन पर नेगेटिव चार्ज था। और जो प्रॉपर्टीज की है वो प्रॉपर्टी, एक सबसे मेन प्रॉपर्टी ये आई कि ये जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड रेज मटेरियल से, सब्सटेंस के मटेरियल से या टेम्परेचर से, प्रेशर से, गैस के नेचर से ये प्रभावित नहीं होती। इनको कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं कर सकती थी, अफेक्टेड नहीं हो रही थी। ये ना तो मटेरियल से, सब्सटेंस के मटेरियल से अफेक्टेड हो रही थी, ना ये नेचर ऑफ गैस से इफेक्टेड हो रही थी, ना ये प्रेशर से इफेक्टेड हो रही थी, और ना ही ये टेम्परेचर से इफेक्टेड हो रही थी। तो ये इफेक्टेड नहीं हो रही थी प्रेशर से, टेम्परेचर से, मटेरियल से, सब्सटेंस के मटेरियल से, और गैस से। मतलब गैस अगर चेंज भी कर दो तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे जो गैस आप ले लीजिए। तो ये किसी भर
डिपेंड नहीं कर रही थी, किसी से भी इफेक्ट नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये निकाला गया कि ये सब में कॉमन पार्टिकल होगा। जो कैथोड रेज था वो कैथोड रेज के जो भी पार्टिकल हैं वो कॉमन पार्टिकल होगा, एक ऐसा पार्टिकल होगा जो सब में होगा। मतलब ये कहा जाने लगा कि ये जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब में पाए जाते हैं, सारे सब्सटेंस में होंगे। मतलब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। यहां से ये निकल के आया कि कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये सारे सब्सटेंस में पाए जाते हैं, इसीलिए किसी से ये अफेक्टेड नहीं हो रहे। तो सारे सब्सटेंस में ये पार्टिकल्स होगा, इसलिए इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा गया। अब पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात हो गई। अब क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगली प्रॉपर्टी ये थी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही थी, अफेक्टेड कर रही थी, उसको काला कर देंगी। ठीक है, अब पतली थिन लेयर है उससे निकल भी जाएंगी, तो जहां तो वेलोसिटी भी होती है इसमें। तो ये मेन प्रॉपर्टी थी। मेन प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये आप कैथोड रेज की जानिएगा, है ना, कि ये किसी पर भी किसी से भी अफेक्टेड नहीं हो रही थी, ना तो प्रेशर से, ना तो टेम्परेचर से, ना तो सब्सटेंस के मटेरियल से, ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल से, ना गैस से। जो ट्यूब में गैस ली जाती थी वो गैस कौन सी है उससे भी ये अफेक्टेड नहीं हो रही थी। इसका मतलब ये निकल के आया, इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि ये कैथोड रेज का जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो सभी सब्सटेंस में पाए जाते हैं, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ये। अब यहां से ये बातें निकल के आई कि कैथोड रेज निकल के आई, फिर ये आया कैथोड रेज जो थी वो निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बनी हुई थी, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बनी हुई थी। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो कैथोड रेज का पार्टिकल्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, क्योंकि किसी से भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है। अब इसमें चार्ज था कैथोड रेज के पार्टिकल्स में, कैथोड रेज के पार्टिकल्स में मास है, कैथोड रेज का पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब जो इसका चार्ज और मास है इसकी बात आई तो एक जो थॉमसन साहब थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन साहब ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया था, फिर इसके E/m की बात की थी, मतलब चार्ज और मास रेशियो की बात की थी। चार्ज और मास रेशियो की बात की थी। चार्ज और मास रेशियो की बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करते। थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट किया, इसका E/m निकाला, मतलब चार्ज और मास रेशियो निकाला, E/m निकाला। और E/m जब इसका निकाला उसकी वैल्यू इन्होंने निकाली 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, ये वैल्यू इन्होंने निकाली थी थॉमसन साहब ने। और नाम भी यहीं से पड़ गया था, जो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स था जिसपे निगेटिव चार्ज था, इसका नाम यहीं से इलेक्ट्रॉन पड़ गया था, इसे इलेक्ट्रॉन कहा जाने लगा था इस फंडामेंटल पार्टिकल्स को। तो नाम मिल गया था, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई थी। अब इसके चार्ज और मास रेशियो की बात होने लगी। चार्ज और मास रेशियो के लिए थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कैथोड रेज पर एक एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रेज को गुजारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके, ऐसा एडजस्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कि वहां से उसका E/m रेशियो निकाल लिया, चार्ज और मास का रेशियो निकाल लिया। चार्ज और मास का रेशियो जो निकल के आया था वो आया था 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। अब फिर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था जिसे मिल्कन्स ने किया था, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था
जिसे मिल्कन्स ने किया था, मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। छोटा सा एक्सपेरिमेंट था मिल्कन्स का, और मिल्कन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल और ड्रॉप आप समझ ही रहे हैं कि ऑयल के ड्रॉप्स का एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एक्सरेज के थ्रू। मिल्कन के एक्सपेरिमेंट में मिल्कन ने छोटी सी बात बताई थी, क्वांटाइजेशन की बात की थी, चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात की थी। और मिल्कन ने यह कहा था कि चार्ज क्वांटाइजेशन की बात की थी मिल्कन ने। क्वांटाइजेशन का मतलब आप समझिए कि जुड़ना, मतलब जो सबसे कम यूनिट होती है उससे अगर किसी को रिलेट कर दो तो क्वांटाइजेशन होता है। तो मिल्कन ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, और सब चार्ज इससे क्वांटाइज हो जाते हैं। और जितने भी चार्ज आप निकालेंगे सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही क्वांटाइज हो जाते हैं, मतलब उसी के मल्टीपल में और सारे चार्ज हो जाते हैं। ये बात मिल्कन्स ने की थी, अपने एक्सपेरिमेंट से की थी। मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और मिल्कन का जो एक्सपेरिमेंट था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की थी मिल्कन्स ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, और चार्ज क्वांटाइजेशन की बात की थी। मिल्कन्स ने यह कहा था, छोटी छोटी दो चीजें बताई थी कि सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और जितने भी सब्सटेंस है उनके चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्वांटाइज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात वो यहीं से कर लिया था। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकाला था वो निकाला था इसने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, नहीं सॉरी, जो चार्ज की बात निकाला था वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम, ये बात कहा था। निगेटिव जो लगाते हैं तो मतलब ये सिंबल बताता है कि चार्ज इसका निगेटिव होता है, निगेटिव आप रख लीजिए, लेकिन जो चार्ज का वैल्यू आई थी वो ये आई थी, ठीक है। चार्ज की वैल्यू जो आई थी मिल्कन्स ने निकाली थी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू वो थी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और मिल्कन्स ने कहा था कि सबसे छोटा चार्ज है और सारे चार्ज इसी से क्वांटाइज होते हैं, इसी के मल्टीपल होते हैं। इन दोनों का रिलेशन करके हम लोग मास भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं। यहां से अब जब मास निकाला गया इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों का रिलेशन करके थॉम्सन के E/m और मिल्कन्स के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करके हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो आया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, ठीक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आया था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में ये देख लिया कि एटम के बारे में जो शुरू में धारणा थी वो क्या थी। डाल्टन साहब से हम लोगों ने शुरू किया था, फिर हम लोगों ने ये देखा कि एक्चुअली हुआ क्या था उस समय, जिस समय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो उस समय ये हुआ था कि जनरेटर और डायनेमो खोजे जा चुके थे। अब आप हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते थे। इंसुलेटर की बात हो रही थी उस समय, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात हो चुकी थी। इंसुलेटर की बात हुई थी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होती, विद्युत प्रवाह नहीं होता है। तो ये हुआ कि एयर सबसे कॉमन इंसुलेटर है, तो एयर से ही हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करा के, लो प्रेशर क्रिएट करके हम एयर से ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए एक विशेष तरह की ट्यूब बनाई गई थी जिसे कहा गया था क्रुक्स ट्यूब। और क्रुक्स ट्यूब में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की गई और तो यह देखा गया कि उसके नेगेटिव टर्मिनल से, जिसे कैथोड कहते हैं, एक इनविजिबल रेज जा रही है। और इस इनविजिबल रेज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने जो हमारी ट्यूब थी उसकी सरफेस पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया था। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है?
कोई भी रेज, अगर इनविजिबल रेज भी उस पे पड़ती है तो वो फिर ग्लो कर जाता है। तो जैसे ही वो मटेरियल ग्लो करने लगे तैसे ही ये मालूम होने लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई रेज आ रही है। तो उसी इनविजिबल रेज को जो कैथोड से निकली थी और एनोड की तरफ गई थी उसे कहा जाने लगा कैथोड रेज। इसकी प्रॉपर्टी की बात की गई थी। इसकी प्रॉपर्टी में जब बात की गई तो प्रॉपर्टी में आया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, सीधे सीधे मोशन करती है। इसकी जो इसके वे में एक मटेरियल रखा गया, मेटालिक सब्सटेंस रखा गया, फिर उसकी शैडो क्रिएट हुई तो ये कहा जाने लगा कि ये स्ट्रेट मोशन करती है। अगली बात ये कही जाने लगी कि ये लाइट पैडल व्हील जब रखा गया तो उसको ये घुमा दी, वो मोशन करने लगा। फिर ये मालूम होने लगा कि ये तो काइनेटिक एनर्जी भी पोज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पोज कर रही थी, इसमें मास भी होगा। अब फिर इसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया तो ये डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब ये चार्ज भी शो कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो चुकी थी तो इसमें नेगेटिव चार्ज की बात हो गई कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिवली चार्ज होगा। क्योंकि हमने शुरू में बता दिया था कि चार्ज और ये कॉन्सेप्ट आ चुका था कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं और समान चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे बात यह आई कि ये जो कैथोड रेज थी, ये कैथोड रेज किसी से अफेक्टेड नहीं हो रही थी, ना तो प्रेशर से अफेक्टेड हो रही थी, ना टेम्परेचर से अफेक्टेड हो रही थी, ना इलेक्ट्रोड के मटेरियल से अफेक्टेड हो रही थी, ना ट्यूब में भरी जाने वाली गैस से अफेक्टेड हो रही थी। इसका मतलब जो इसका सब्सटेंस है, जो इसके पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल सबके साथ होंगे, इसीलिए ये किसी से अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो वो फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाने लगा उससे कि ये सब जगह पाया जाता है, मतलब कॉमन पार्टिकल्स है, सब में पाया जा रहा है, तो इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाने लगा। फिर थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट दिया और नाम दिया इसको, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज का फंडामेंटल पार्टिकल्स था उसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, थॉमसन साहब ने नाम दिया। फिर थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया और थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके कैथोड रेज का E/m रेशियो निकाल लिया, चार्ज और मास रेशियो निकाल लिया। चार्ज और मास रेशियो जो निकाला वो निकाला 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। फिर मिल्कन साहब आए, मिल्कन साहब ने इलेक्ट्रॉनिक की चार्ज की बात की, आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात की, चार्ज क्वांटाइजेशन की बात की। मिल्कन ने सीधी सीधी दो बातें कही थी। ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है और जितने भी चार्ज होते हैं वो उससे क्वांटाइज होते हैं, मतलब इसके मल्टीपल होते हैं। फिर मिल्कन और थॉमसन दोनों के E/m और चार्ज, इन दोनों का रिलेट करके हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिए थे। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। यहां से एक बात और सीखना कि E/m, थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में E/m इतना आया था, इसका मतलब अगर इसका मान जितना आएगा मास उतना ही कम होगा। इसकी बात हम लोग आगे सीखेंगे। अब देखिए ये बहुत ज्यादा है, E/m रेशियो बहुत ज्यादा आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो बहुत कम होगा, ये बहुत कम होगा। जब हम लोगों ने एटॉमिक मास की बात की थी तो रिलेटिवली नेग्लिजिबल की बात की थी कि रिलेटिवली ये बहुत कम होता है, तो रिलेटिवली इसको नेग्लिजिबल कहा गया था, छोड़ दिया गया था इसको। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा इसका मास बहुत कम होगा। इसके आगे की बात हम लोग आगे करेंगे, आगे एनोड रेज की बात करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।